बच्चों, स्वागत है मेरे स्टडी सर में। मैं आपका गुरुजी नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं परमाणु संरचना आधुनिक यानी मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यूपी के जो छात्र बेसिक रूप से हम सिखाते चल रहे हैं, आगे मैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड की कक्षा 9 से लेकर के और 12 तक के हर उस टॉपिक पे कुछ वीडियोज़ बनाता चला जाऊँगा जो संबंधित उनके विषय हैं, उनसे संबंधित उनके प्रकरण हैं, टॉपिक हैं, सिलेबस है। उसके आधार पर हर बच्चा अपने अनुसार सीख समझ सकता है। मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आधुनिक परमाणु संरचना के आधार पर बनाता हूं, क्योंकि वीडियो शॉर्ट करनी है तो मैंने ये कुछ जो टॉपिक्स हैं उसके आधार पर आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है इसके बारे में मैंने बताया था। लुईस डी ब्रोगली, जो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये लुईस डी ब्रोगली है, उसके बारे में इन्होंने दिया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण की गतिशील, यानी कि आप समझ लीजिए जब कोई भी परमाणु होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो प्रोटॉनों का तो चक्रण होता नहीं, सिर्फ किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का होता है। लेकिन हमें क्योंकि शब्द रखे गए हैं कि सूक्ष्म कण, तो उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सूक्ष्म कण की गतिशील कण जो कि तरंग के गुणों के कणों का द्रव्यमान, यानी उनके जो द्रव्यमान है जिसे हम एम से व्यक्त करते हैं, और सूक्ष्म कणों का वेग जब ये कक्षाओं में घूमते हैं तो वो संवेग प्रदर्शित करता है। मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो संवेग जो कि वेग से व्यक्त करेंगे, उनका एक संबंध होता है जो उसका तरंग दैर्ध्य है, यानी कि एक मूवमेंट होता है, एक तरंग उत्पन्न होती है, एक वाइब्रेशन होता है, उसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं, जो श्रोडिंगर ने दिया था। उसके आधार पर इसमें एक संबंध व्यक्त किया जाता है जो मैंने पीछे आपको बताया था कि लैम्डा बराबर एच प्लांक का नियतांक है बटे पी संवेग। यानी कि ये जो लैम्डा है जिसे हम कहते हैं ये तरंग दैर्ध्य है। क्या है, इसको तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यक्त किया गया। और एच जो आपको यहाँ बताया गया ये एच है, ये प्लांक का नियतांक जो नियतमान है, ये भी मैंने आपको पीछे बताया। और ये प्लांक का नियतमान है, और नीचे जो भी ये संवेग है वो उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी m इंटू वी, यानी m गुणा द्रव्यमान गुणा वेग, जो कि संवेग को व्यक्त करता है। मैं पहले आपको बताया था कि संवेग जिसे हम p से व्यक्त करते हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और उसके वेग पर डिपेंड करता है। पिछली वीडियो में बताया, जो मैंने यहाँ भी आपको दर्शाया कि संवेग बराबर होता है m गुणा वी, जिसको हम उस परमाणु का उपस्थित जो भी कण है जिसे हम चक्रण करते हैं इलेक्ट्रॉन, और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इस समीकरण को डी ब्रोगली समीकरण भी कहते हैं। यही एक सिंपल रूप में एक परिभाषा पूछी जाती है अक्सर किसी भी कंपटीशन में, या ज़्यादातर कक्षा 9, 10, 11 में भी हाइजन का अनिश्चितता का सिद्धांत के बारे में आप सुना होगा या समझा होगा। ये हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम था। अनिश्चितता का सिद्धांत यानी कि हम एक ऐसा अदृश्य जो हम आँखों से नहीं दिखा सकता, यहाँ तक कि हम बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बड़े माइक्रोस्कोप की अच्छी में भी अगर हम देखते हैं तो भी हम उसकी स्थिति और वेग को एक साथ डायग्नोस नहीं कर सकते या उसको पहचाने से, यानी इतनी स्थिति कॉम्प्लीमेंट होती है। समझिए कि किसी भी गतिशील अति सूक्ष्म कण जो कि इलेक्ट्रॉन की एक साथ स्थिति पोजीशन, जैसे हम डेल्टा एक्स का कहते हैं स्थिति, यदि हमने ध्यान दिया किसी भी ऐसे टूल्स के माध्यम से कि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन को, जैसे पिछले धातु पर उसने नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, तो अल्फ़ा कणों की बौछारें की थी एक धातु पर। जब बौछारें की जाती हैं तो उस बौछार करते समय अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन की वेग को देखते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो किस पोजीशन में है, किस स्थिति में, हम वो सही में नहीं जान सकते। और यदि हमने उसकी स्थिति को जाना है तो उसके वेग को नहीं पहचान सकते। ये हाइजेनबर्ग ने कहा था। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि किसी भी गतिशील अति सूक्ष्म, तो हमें पता है गतिशील सूक्ष्म कण परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहने वाले रहते हैं, उसकी अगर हमें स्थिति पे ध्यान देंगे किसी भी टूल्स के माध्यम से, तो उसके वेग, यानी इनमें से किसी एक में हमें यथार्थ पूरी की पूरी सही की सही निर्धारण असंभव है। ये उसने कहा था कि दोनों को एक साथ डायग्नोस करना, या कि या तो स्थिति को हम पहचान ढंग से सकते हैं अगर विशेष रूप से हमने उसी पर फोकस किया, या फिर हम उसके वेग को यथार्थ पहचान सकते हैं। दोनों को एक साथ यथार्थ, यानी सही सही, यथार्थ का मतलब होता है सही सही एक्यूरेट, नहीं निर्धारण असंभव है, नहीं कर सकते। जिसको हम कहा था कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स
इक्वल टू बराबर या ग्रेटर देन होता है h/4 के, यानी प्लैंक का नियतांक बटे 4 गुणा पाई का मान। तो ये उनकी एक ये समीकरण है, और इस समीकरण को आपको इससे संबंधित कुछ आंसर आएंगे, जिस आंसरों पे आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो आपको मैंने पहले भी बताया कि इसकी जो प्लैंक की जो गतिशील कण की है, जो हाइजेनबर्ग ने दिया था, उसी आधार पर हमें कुछ भी द्रव्यमान, यानी हमें पता होना चाहिए कि परमाणु जो भी है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको ज्ञात होना चाहिए, जिसे हम एक व्यक्त करते हैं, जो भी हो क्वेश्चन मार्क होगा। उसके बाद हमें पता है कि प्लैंक का जो नियतांक है, प्लैंक का जो नियत मान है, उसे नियतांक कहते हैं। वो जो हमने यहाँ का एच का जो मान है वो निश्चित है, और पहले भी दोबारा मैं आपको लगता हूँ कि 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड में करते हैं हम। मात्रक अलग अलग हैं, और यदि हम उसकी स्थिति, किसी भी स्थिति को हम देखना है तो वो nm में होती है, या जो भी उस समय क्वेश्चन में होगा उसके आधार पर हमें, यदि उसका इन चीज़ों के बाद हम स्थिति में डेल्टा x ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार हो सकता है, h पूछ सकता है, h जबकि नियत है, m द्रव्यमान के बारे में पूछ सकता है। तो ये आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई एक क्वेश्चन से संबंधित आपको क्लियर करके बताऊँ, लेकिन हमें इस समीकरण का पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद मैं बता रहे हैं कि परमाणु ऑर्बिटल में जो कक्षक होते हैं, इन्हें हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। पीछे जो टॉपिक मेरे गए हैं मैंने उसमें व्याख्या भी की थी, समझाया भी था कि परमाणुओं में जो कक्षक होते हैं उन्हें हम कोश भी कहते हैं, कोश होते हैं उन्हें हम कक्षक कहते हैं, उन्हें हम आवर्त भी कहते हैं, जिन्हें हम एन से व्यक्त करते हैं। और ये भी हमें पता है कि परमाणु के चारों ओर जो क्षेत्र होता है त्रिविम होता है, जिसमें कुछ स्पेस भी होता है पर कुछ कक्षाएं होती हैं, जिसे हम एक चित्र के द्वारा समझाया जाता है, तो उसको हम त्रिविम क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाभिक है, और नाभिक के चारों तरफ एक कक्षाओं का, तो इसमें जो खाली स्थान है इनको नोड कहा जाता है। इनको तो जहाँ ज़्यादा चक्रण होगा, मान लीजिए ये एक नाभिक है और नाभिक में के बीच में जो कक्षाएं, यहाँ जहाँ ज़्यादा घनत्व होगा उन क्षेत्रों में ही अधिकता पाए जाने इलेक्ट्रॉन के क्षेत्रों को हम कक्षक कहते हैं। लेकिन इन कक्षकों को सीधे सीधे हम नहीं देख सकते। हमें पता है कि परमाणु के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, जिन्हें हम कोश कहते हैं। उन कोशों में उनके अनुसार उपकोश होते हैं, और उपकोशों में भी छोटे छोटे कक्षक होते हैं। उन कक्षकों को हम परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। ये नोट मैंने लिखा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिनका चक्रण स्पिन करने की जो दिशाएं विपरीत होती हैं। आगे जैसे मैं अभी बताऊँ तो समझ में आएगा। ये बस अब नोट इसलिए लिखा है कि ये हमेशा याद रहना चाहिए कि जो हम कक्षक पे जो बात कर रहे हैं, कोशों में उपकोश और उपकोशों में कक्षाएं होती हैं और कक्षक होते हैं। तो इसके टॉपिक पे मैं चल रहा था। यही समझिए कि यहाँ जो आपको मैं पूरी तरीके से समझा रहा हूँ, वो उसका एक रूपांतरण भी है। समझ में आइए कि जो कक्षक हैं वो कक्षकों के आधार पर ही हम उनको उपकोशों में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो कक्षक में घूमेंगे, और एक कक्षक में मैक्सिमम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की जो घूमने की दिशा या घूमने की जो चक्रण जैसे हम कहते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी एक सीधा जाएगा तो दूसरा उल्टा आएगा, यानी कभी ऐसे नहीं एक साथ दोनों एक तरफ चलें। वो आपको मैं आगे निर्देशित करता हूँ। प्रत्येक परमाणु में जो कि 3 पूर्णांक, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं कि 3 क्वांटम संख्याओं, जिसे हम मेन जो होती है उसे हम एन कक्षाओं से व्यक्त करते हैं। उसके बाद उपकक्षाएं जो होती हैं हम एल से व्यक्त करते हैं। इसी को हम द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। तो जो मेन है वो कोश है, उनको हम एन यानी मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद उपकोशों को हम इसमें द्विगंशी क्वांटम संख्या करते हैं। और इसी के आधार पर जो एक मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होता है वो किस में जाएगा, किस कक्षक में जाएगा, ये प्रायिकता होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि सीधे एक ही पहले कक्षक में सारे भर जाएं या अगले कक्षक में सारे भर जाएं, तो प्रायिकता होती है, जिसे हम एम और स्मॉल में एक आप एल देख रहे होंगे। ये इससे संबंध है कि ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। ये मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम एन से व्यक्त करेंगे, और द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे हम एल से व्यक्त करेंगे। और लास्ट में जो मैंने बताया कि वो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो एम एल पर डिपेंड करती है।
चक्रण की बात है वो केवल इलेक्ट्रॉनों की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो टॉपिक में लास्ट में आएगा। उसी समझ में आप समझिए कि n को जो मैंने कहा यानी कि k कक्षा, जिसे 1 L2 M3 N4 और ये अनंत तक हो सकती हैं, लेकिन इसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहेंगे, इसे मुख्य क्वांटम संख्या। और ये हमेशा याद रखिए, जब भी क्वांटम संख्या फिर उपकोषों में, क्योंकि उपकोष दर्शाते हैं, उपकोष माने कक्षाओं कोष में उपस्थित छोटे छोटे, उनको उपकोष कहते हैं। जो हमें उनका नाम जो दिया हमने S, P और D और F कहा। अब ये एजीमुथल क्वांटम संख्या L को व्यक्त किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना कि ये L जो होता है ये n-1 पर डिपेंड करता है। यदि हम पहले n बराबर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जो n पर डिपेंड करता है, हम इसको करें तो n में से यानी 1 में से 1 गया तो 0 होता है, यानी ये वाली 0 हो गई। अब ये आगे क्या है कि L बराबर 2 है। अब P को जो नंबर देना है तो L वाली जो P को मान देना है, इसका मतलब कि अगर 2 कहा 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी इसको हम 1 नंबर देंगे। इसका मतलब ये तीसरी है, तीसरी यानी 3 में से 1 गया तो 2, यानी D को हम 2 से व्यक्त करते हैं, नंबर की बात करता है जो मैंने पहले बताया है। और F है n बराबर अगर -1 कर दें तो 4 में से 1 गया तो ये 3 रहेगी। तो ये ध्यान रखिए, एजीमुथल संख्या व्यक्त करती है उपकोषों को, और उपकोषों को जो नंबर देते हैं हम 0, 1, 2 और 3 कहते हैं। अब इसी के आधार पर, क्योंकि मैंने बताया है क्वांटम संख्या में तीसरी जो मैग्नेटम चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो L पर डिपेंड करती है। इसका मत ध्यान से समझिए बात को कि जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसलिए वैसे तो मैं साथ के साथ बनाता टाइम ड्यूरेशन देखते हुए, जो S है क्योंकि वो L पर डिपेंड करती है, और n का मैंने सिद्धांत बताया कि तो वो s अगर 0 है तो इसका मतलब m भी 0 है, यानी एक ही कक्षक है। अब p में क्या होता है कि n, इसका ध्यान रखना कि जो भी होती है वो m l पर डिपेंड करती है, जो मैंने यहाँ बताऊँगा आगे। तो इसका मतलब है कि जो p है उसमें 3 कक्षक होते हैं, और उन कक्षों को इस तरह से व्यक्त किया जाता है, यानी +1, बीच में 0 और उसके बाद -1। क्यों? हमें पता है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है कि एक ही कक्षक से काम हो रहा है। P में होते हैं 6, और मैंने अभी बताया था कि एक कक्षक में 2 रहते हैं तो दूसरे कक्षक में 2, अगले कक्षक में, इसका मतलब जो टोटल इसमें P में 6 होते हैं तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 कक्षक बनेंगे। ये ध्यान रखना है कि S में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 एक ही कक्षक में 2 रह सकते हैं तो एक से ही काम होगा। अब ये चीज़ बताएगी कि P में टोटल 6 होते हैं और एक कक्षक में 2 रहेंगे तो 2 या 3 कक्षकों से काम चलेगा। ये हम वैसे भी निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 पंजे 10, यानी 5 कक्षक हमें चाहिए। इसका मतलब अगर हम अगले देखते हैं, A बराबर में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, A बराबर 14, और एक कक्षक में 2 रहते हैं तो 2 सत्ते 14, यानी 7 कक्षक चाहिए, जो मैंने यहाँ व्यक्त किए हैं। S में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक कक्षक से काम हो जाएगा, जिसको हम 0 कहते हैं, n-1 0। P में क्या होता है कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि हम 2 से डिवाइड करें तो 3 कक्षक चाहिए, एक ये +1, बीच में 0, जिसको हम m को व्यक्त करते हैं, जो मैंने बताया था कि प्लस से लेकर के 0 और माइनस होता है। अब माइनस और प्लस कैसे व्यक्त करेंगे? यदि हमारा 3 है तो पहला प्लस, बीच का 0, लास्ट का माइनस। अब मैंने बताया था कि तीसरी कक्षा जिसमें उपकक्षा D होती है, D में अगर हम बात करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 10 से 2 से डिवाइड करें तो 5, यानी 5 कक्षक बनाए, जो यहाँ दिख रहे होंगे आपको, यानी बीच का 0 रखेंगे हमेशा। इसकी तरफ हम +1 +2, इधर -1 -2, जिसे हम ऐसे खाने बना सकते हैं, जो आप देख रहे हैं, ये कक्षकों के बनाए मैंने। उसका मतलब F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि F में 14 होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 7 कक्षक चाहिए, जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है। ये बाद बीच वाला 0, उसके बाद +1 +2 +3 -1 -2, जिसे हम कक्षकों की संख्या इस तरह से मैंने कोष्टक से बनाए हैं। वो हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ये चीज़ आपको दिख रही है, और ये यहाँ है, S का सीधा है 0। अब ये नोट क्या है कि ये कक्षा की हैं जो मैंने ये दर्शाए हैं, और इस कक्षक को जो इस पूरा जिसमें 3, इसका मतलब P में 3 कक्षक होते हैं, D में 5 कक्षक, और F में 7 कक्षक होते हैं, S में 1 कक्षक होता है। क्यों? क्योंकि अभी बताया था कि हाइजेनबर्ग के अनुसार एक कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। तो हमको पता है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10,
एफ में 14 हैं, अगर एक में 2 रहते हैं तो इससे 1 से काम हो जाएगा, इसमें 2 3 6 3 से काम होगा, 10 हैं इसमें 2 से करें तो 5 से काम होगा, और इसे 2 से डिवाइड करें तो 7, जो कि हमने यहाँ कक्षाओं का वितरण आपको बताया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ परमाणु कक्षक की आकृति। जैसे कि मैंने बताया ये टेक्निकल चीज़ें कि हम अगर गोल बना करके बीच में 0 करते हैं तो एस कक्षक की स्थिति होती है। पी में क्या होता है, ये 0 हो गया, एक तरफ का प्लस मान लो एक तरफ का माइनस मान लो, तो ये पी कक्षक हो गया। इस तरह से होते हैं डंबल रूप में द्विडंबल, यानी कि बीच में 0 हो गया, एक प्लस एक ये एक माइनस होगा, दूसरा प्लस माइनस होगा, तो हम ये डी कक्षक के 5 बना सकते हैं। बीच में 0 +1 -1 +2 -2। अब वो स्थिति है किस तरह से घूमता है, लेकिन ये आपको कोषों की कक्षा में कुल उपकोषों की संख्या n पे बराबर होती है, हमें पता है, तथा कक्षकों की कुल संख्या n² के बराबर होती है। एक सूत्र सिंपल में, अगर हमें किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है तो बच्चों ये ध्यान रखना कि वो एजीमुथल क्वांटम संख्या का 2 गुना +1 पर निर्भर करेगा। जैसे मैंने अभी बताया, यदि हम s बराबर 0 करें तो 0 गुणा l बराबर 0 + 1 तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 + 1 बराबर 0 रहेगा। अगर वो 1 बराबर 1 कक्षा होती है, उसको नंबर हम देते हैं तो 1 गुणा 1 + 1, 1 गुणा 1 + 1 बराबर, इसको भी हम आधार पर निकाल सकते हैं। अब इन चीज़ों पे ध्यान देने की बात है कि हम किसी कुल संख्या उपकोष में कक्षकों की संख्या, अर्थात ध्यान दें एस कक्षक जिसमें l बराबर 0 है तो इसका मतलब एक कक्षक हो गया। पी उपकोषों में जिसमें l बराबर 1 है तो पी में कितने होंगे, 3 कक्षक। डी उपकोष में l बराबर 2 है जिसके हम कहाँ होते हैं 5 कक्षक। एफ उपकोष में l बराबर जो 3 है जिसमें 7 कक्षक। ये मैं आपको उसके उदाहरण से बता सकता हूँ। उदाहरण के नंबर में क्या है कि क्योंकि इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 10 होते हैं, इसमें 14 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, तो ये हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसे भी 2 से, तो ये कक्षकों की संख्या को व्यक्त करता है। नोड का मतलब क्या है, अब ये नोड नहीं, नोड है जब परमाणु की नाभिक के चारों तरफ, मैंने बताया कि जहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता होती है और उनको हम कोष या कक्षक उपकोष कहते हैं। उसके बाद उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस को हम नोड कहते हैं, जो इतना अति सूक्ष्म होता है जो हम आँख से नहीं देख सकते। किसी सूक्ष्मदर्शी से, अति सूक्ष्मदर्शी से या माइक्रोस्कोप जो भी बहुत कंपाउंडिंग होते हैं, संयुक्त होते हैं, अल्ट्रा कंपाउंडिंग माइक्रोस्कोप होते हैं, उनके माध्यम से हम देखते हैं। तो जो खाली स्थान जो होंगे उन्हें हम नोड कहते हैं। कक्षकों में एस कक्षक, और ये बाकी और कक्षकों की मैं बात करूँ, मैं केवल एस की बात करता हूँ, तो ये एस कक्षक का दिखाया, पर दूसरा 2s का दिखाया, तीसरा 3s का दिखाया, 4s भी होगा। यदि हमें नोडों की संख्या ज्ञात करनी है, नोड माने वो जो स्थान जहाँ परमाणु कक्षक का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 0 होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं, यानी उनकी प्रायिकता कम होती है, 0 होती है, उसे हम नोड कहते हैं। इन नोडों को हमें ज्ञात करना था। कभी कभी एक आ जाता है कक्षा 9-10 में या इंटर में भी, मैंने कई कंपटीशन में देखा है कि नोडों की संख्या कितनी होती है। तो नोडों की संख्या करना है कि एक सिंपल सा सूत्र है, -1। यदि 1s में देखना है तो यानी हमारी कक्षा क्या 1 है, अगर 1 में से 1 घटाएं तो 0 होगा, यानी इसमें 1s में 0 नोड्स होते हैं। अगर मैं 2s की बात करूं तो इसमें n बराबर 2 हो गई, 2 - 1, यानी कि इसका मतलब 1 नोड होगा 2s में। 3s में हम 3 में से अगर हम 1 घटा दें तो 2 नोड होंगे, इसमें 3s में 2 नोड होंगे। इसका मतलब सिंपल बात है, ध्यान रखिए कि यदि हम अंकों का जोड़ना जानते हैं, घटाना जानते हैं, तो इसमें से 1 घटा दिए 0 नोड होंगे, 2 में से 1 घटा दिए 1 नोड होगा, इसमें 2 नोड होंगे, इसमें 3 नोड होंगे। ये हमको आगे तक होगा। इसी प्रकार हम ऑर्बिटल कक्षाओं में नोडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्वांटम संख्याएं पीछे भी मैंने बताया था कि आबाउ प्लस रदरफोर्ड के सिद्धांतों में और बोरबरी के नियमों में बहुत सारे अपवाद रहे। उन अपवादों पर मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन विन्यासों का जो पूरी तरह से विवेचना की गई, परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का संगठन, कक्षा, उपकक्षा और कक्षक, वो मुख्य रूप से क्वांटम संख्याओं पर ही निर्धारित हो पाया। मुख्य रूप से कोषों को या आवर्तों को व्यक्त करने को ही मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसको हम कोष या कक्षा कहते हैं, जो n पर निर्भर करता है, 1 2 3 4 और अनंत तक है। क्योंकि अभी हमें केवल 7 ज्ञात हैं, 7 आवर्त ज्ञात हैं, 7 कोष ज्ञात हैं, लेकिन अगर हम इसे आगे
आप जैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई इसका खोजकर्ता साइंटिस्ट आगे कक्षाओं को यावत कर सकता है, नए परमाणु भी व्यक्त कर सकते हैं। अभी 118 हमें ज्ञात हैं परमाणु, तो उन कक्षाओं को जो नामांकन दिया है वो AL, KLM, NOP अपनी तरह से रख लगते हैं, लेकिन 1 से लेकर के 4 तक हम विवरण रूप में व्यक्त करते हैं और अनंत तक ये कोश होते हैं, n की संभावित मान होते हैं। क्यों? इसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। द्विगुणसी क्वांटम संख्या मतलब ही है उपकोषों को प्रदर्शित करना, इसको हम क्वांटम के रूप में L से व्यक्त करते हैं, इसी को हम द्विगुणसी कहते हैं। और ये n के मान यानी कि इनका जो मान है, नामांकन है, वो n-1 के बराबर पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब अगर n बराबर 1 है तो L बराबर का नंबर देना है तो n में 1 में से 1 घटाएं 0 आएगा, जिसे हम S उपकोष के नाम से बोलते हैं। जब कक्षा आती है 2 तो इसमें ये नहीं है कि हम केवल 2 में से 1 घटा दें तो 0, जो पहला कोष है वो तो रहेगा हर कक्षा में जो ज्ञात हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि 0 और 1 यानी कि जो अंक चलता रहे अगला होगा। 3 में से हम 1 घटाएं तो 2 आ गया, इसका मतलब पहली भी होगी और उससे पहले भी होगी। इसको हम 0 को क्या कहते हैं S और 1 को क्या कहते हैं P, तो SPD। अब 4 में से घटाएं 3, इसका मतलब ये चौथी है, उसमें जो 3 है वो F को कहेंगे, उससे पहले जो है 2 वो D है, उससे पहले 1 P है और उससे पहले 0 S है। यानी ये सारे क्या हैं, ये एजीमुथल द्विगुणसी क्वांटम संख्या बोल सकते हैं इन्हें हम। और चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है जब हम किसी भी कोष के उपकोष को हम ज्ञात कर लेते हैं और उपकोषों में छोटे छोटे खाने होते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि उन उपकोषों को कक्षक कहते हैं। जो कक्षक ही हमारे ये हैं प्लस, जैसे S में 0 है खाली, और अगर हम P में बात करूँ तो 6 इलेक्ट्रॉनों को हम, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 3 कक्षक बट गए। इन कक्षकों के आधार पर ही यहाँ जो तीसरी जो हमने क्वांटम संख्या है वो चुंबकीय है, क्योंकि यहाँ में 0 प्लस और माइनस है और प्लस और माइनस की वजह से आकर्षण होता है, जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। M L पे डिपेंड करता है, ये M और L शॉर्ट में कर देते हैं। यह उपकोषों में उपस्थित कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करती है, जो L के मान +1, 0 और माइनस पर भी निर्भर है। अब समझ लीजिए कि L बराबर अगर 0 है तो M का चाहे +0 रख लो या -0 रख लो और 0 रख लो, ये सब का मान कुछ नहीं होता, क्योंकि धन और ऋण से नहीं होता, वो 0 ही रहेगा। और 0 उसके बाद L बराबर पा जाएँ तो M में जो L होगी वो +1 भी होगी, क्योंकि अभी बताया मैंने प्लस और माइनस दोनों होंगे। अगर ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगी, और 0 होना ही होना है। 0 सहित प्लस और माइनस, 0 सहित प्लस और माइनस दोनों होते हैं, लेकिन मध्य में 0 रखते हैं, प्लस इधर और माइनस इधर। L बराबर 3 है तो M के मान क्या होगा, +2, +1, 0, -1 और -2। हम 0 से ही व्यक्त करेंगे, 0 +1 +2 -1 -2। L बराबर 3 है तो मैग्नेटिक 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। अब ये क्या है, सारे कक्षक हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये F कक्षकों की संख्या है, ये वाली D कक्षकों की, ये वाली P की है और ये S की है। जहाँ हम अगर कक्षक देखें तो इसमें 1 कक्षक है, यहाँ देखते हैं तो 3 कक्षक हैं और कुल यहाँ 5 हैं और यहाँ 7 कक्षक हैं। चक्रण क्वांटम क्या है कि जब इन कक्षकों में ही हमें देखनी स्थिति होनी है, जो हाइजेनबर्ग ने कहा था कि एक कक्षक में एकदम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दोनों का ही चक्रण सीधा उल्टा होता है, तो उसके अनुसार श्रोडिंगर ने इसमें पूरी तरह से आपको वेरीफाई किया कि कोषों में उपकोषों की कोष के उपकोषों में उपस्थित कक्षकों को घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इसमें घूमने चाहे प्लस, उनका जो भी कक्षकों में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों का ही स्पिन चक्रण करते हैं और उनके घूमने की जो दिशा होती है, यानी चक्रण करने की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। नामांकन रूप में हम क्या कहते हैं, जो सीधा जाएगा जैसे ये दिखाया है तो इसे हम +½ कह देते हैं, यानी आधा, और यदि दूसरा उल्टा आ रहा है तो उसे हम -½ कहते हैं। वैसे समझना। अब अर्थात ये इसमें दिखाया, अगर S में है तो एक सीधा जाएगा और एक उल्टा जाएगा। यदि वो पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है तो उसका तो पास एक ही उपकोष है और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही रहेगा।
लेकिन अगर वो कोष पूरा भर रहा है, कक्षक भर रहा है, तो पहले सीधा जाएगा, उसके बाद उल्टा। यदि 3 कक्षक हैं किसी में तो पहले एक टर्न जाएगा, फिर दूसरे कक्षक में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, फिर चौथा यहाँ, पाँचवें, छठा, ऐसे भरे जाएंगे। मैं आगे बताऊँगा। लेकिन हमें पहले ज्ञात होना ही कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिनके चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के विपरीत को हम पहले प्लस बोलेंगे, प्लस हाफ, दूसरे को माइनस हाफ, यानी ये प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है, ये प्लस हाफ, ये प्लस हाफ, ये प्लस हाफ, और उल्टा ये माइनस हाफ, ये दूसरा माइनस हाफ, ये दूसरा माइनस हाफ। ऐसे आगे चलेंगे तो हम इसे व्यक्त करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से या चक्रण क्वांटम संख्या से। और इससे संबंधित जो आगे मेरे प्रकरण आएंगे उनसे संबंधित आपको प्रश्नोत्तर, कुछ उदाहरण जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आना हूं, तो मैं इसी वीडियो के साथ आपको कहता हूं कि पढ़ो और बढ़ो। ये मत सोचना कि मैं अभी बहुत सिंपल टॉपिकों पे चर्चा कर रहा हूं। एक दिन आपके सिंपल आपको कब आपके काम आएंगे, ये मेरी बात को आज बच्चों ध्यान रख लेना। क्वांटम संख्याओं पर निर्धारण पर मैं कुछ, और पाउली अपवर्जन का नियम और हुंड के नियम को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाना हूँ, बताऊंगा आपको। तो बच्चों पढ़ो और बढ़ो, और अपने साथियों, अपने भाइयों बहनों को कक्षा 9 से लेकर के ग्रेजुएशन तक मैं अलग अलग टॉपिकों पे अलग अलग तरीके से आपको बताता चला जाऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।